सबसे पहले मैं रुक करूंगी अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, 2014 का चुनाव नजर आ रहा था, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बदलाव की लहर, वो सब दिख रहा था, एक सेंट्रल थीम थी। 2019 में वही सेंट्रल थीम राष्ट्रवाद नजर आई, लेकिन यहाँ 2024 को लेके तो अजब ही चुनाव हो रहा है और इसकी गजबी बयानबाजियां सामने आ रही है। चुनाव से पहले मुद्दे कुछ और थे और जैसे ही मतदान की शुरुआत हुई, फेज बाय फेज मुद्दे बदलते गए और तीसरे चरण के बाद हम देख रहे हैं किस तरह से आरक्षण को लेकर यहां पर बयानबाजी, वार पलटवार हो रहे हैं। उसके बाद उद्योगपतियों तक कल बात आ गई जब प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे निशाना साधा कि पहले विपक्ष जिक्र करता था, आजकल वो जिक्र नहीं कर रहा है, दाल में कुछ काला। और अब सैम पित्रोदा का ये बयान नस्ल भेदी, रंग भेद को लेकर, ये चुनाव कहां जाता दिख रहा है राजीव? क्या मुद्दे, जिन मुद्दों की हम लगातार बात कर रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, जो कि जनता भी कह रही थी कि 23% चाहती थी कि वो महंगाई पर बात हो, 27% कह रही थी उनके लिए बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, कहां गए ये मुद्दे? देखिए, ये मुद्दे हैं तो जरूर, लेकिन चर्चा के लिए है, बात करने के लिए है, सरकार को घेरने के लिए है, ये मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव के ये मुद्दे या चुनाव इन चीज़ों पर नहीं मिलता। देश के बेरोजगारों से ही आप ज़्यादातर बात करेंगे तो वो बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बोलने में कतराते हैं। 30 साल से कम के युवाओं का राजनीति में कितना इंटरेस्ट है और वो मुद्दों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। आपने एक वीडियो भी देखा था, अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चे गए थे कहीं विरोध। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदर्शन में उनका ज्ञान का स्तर क्या था या राजनीतिक समझ क्या थी, वो जनता के सामने। मैं रोज रहता हूं और छात्रों से और नौजवानों से मिलता हूं, कितनी संख्या में नौजवान अपनी बेरोजगारी के लिए फिक्रमंद है। ये एक सोचने वाली बात है। जहां तक महंगाई की बात है, निश्चित तौर पर महंगाई हर बदलते वक्त के साथ बढ़ती जाती है और इस समय महंगाई लोगों की चिंता का सबसे बड़ा सबब है। लेकिन राजनीतिक दल, अगर विरोधी दल, विपक्ष इस बात को आगे उठाता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और वास्तव में ये मुद्दा है भी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का अपना एक तर्क है, सरकार की अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, हर सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर के सामने जाती है। देखिए, जो आपने 14 और 19 का जिक्र किया पूजा, 2014 में जब चुनाव शुरू हुआ था उसके कुछ पहले जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देश एक अजीब सी उलझन में उस वक्त था। एक अजीब सी निराशा और बेचैनी देश पर तारी थी। तमाम आतंकी हमले, भ्रष्टाचार में के तमाम घपले घोटाले वो सामने आ रहे थे। ऐसे में वो स्टिकर जिसमें मोदी जी का चेहरा लगा था, अच्छे दिन आएंगे, तो लोगों में एक उत्साह का, एक आशा का, एक उम्मीद की किरण जगी थी और देश ने जिस तरह का बदलाव किया वो सबके सामने है। 2019 का जब चुनाव हुआ तो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का जो माहौल था उससे राष्ट्रवाद चरम पर था और देश ने दूसरे तरीके से इस चुनाव को लिया। 2024 में, और पहली बात ये कि उस समय लोग ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 5 साल मिले हैं, उन्हें एक कार्यकाल और देना चाहिए ताकि वो और अपनी चीज़ों पर, अपने वायदों पर, अपने एजेंडा पर, अपनी बातों पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी नीतियों पर, अपनी क्रियान्वयन की दृष्टि से देश को और भी वो अपने कहे गए रास्ते पर चलाने का कोशिश करेंगे। अब 10 साल के बाद तो समीक्षा का वक्त आता है, जनता भी करती है, प्रेस भी करती है, विपक्ष भी करता है, सत्ता पक्ष भी करता है। 10 साल के बाद जब चुनाव हो रहा था तो ये माना गया कि जैसे शाइनिंग इंडिया, भारत उदय के नारे पर 2004 में बीजेपी लड़ी, वैसे ही विकसित भारत और 3 ट्रिलियन आबादी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2036 तक ओलंपिक में मेजबानी और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने, विश्व गुरु बनाने, इन सब मुद्दों पर और लोगों को वास्तव में जिन योजनाओं से फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है, मोदी सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो जनता जनार्दन तक पहुंची हैं, वो डिलीवर हुई हैं, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, वो लोगों को मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए, चुनाव अब आते आते
मैं कल से ही ये सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने ये जो बयान उद्योगपतियों के बारे में दिया, इसके पीछे क्या हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के इस उद्योगपतियों का नाम लेने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। सवाल इसलिए उठते हैं कि आज तक मुझे याद नहीं आता कि किसी भी चुनाव में किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के दो सर्वोच्च जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उनको अपनी तरफ से चुनाव में घसीटा हो। विपक्ष का घसीटना आम बात है। विपक्ष तो कहता ही है कि सत्ता पक्ष इनका भरण पोषण कर रहा है, इनको संरक्षित कर रहा है, इनको विकसित कर रहा है, कुछ लोगों को कर रहा है, कुछ इनके खास लोग हैं। विपक्ष का तो यह काम रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा जाए कि देश के दो बड़े उद्योगपति काला धन दे रहे हैं, वो भी विपक्ष को, और टेम्पो में भर भर के पैसा ले जाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई तो सूंघ ले रही है विपक्ष के कहां रखा हुआ है, किनके पास है, जिनके पास नहीं है। मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो 8 महीने से न प्रॉपर्टी पता चली न पैसा पता चला, जेल में है। तो अगर टेम्पो में भर भर के कैश अभी भी जा रहा है, काला धन अभी भी जा रहा है और प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है कि सरकार को पता है कि देश के दो बड़े उद्योगपति विपक्ष को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आखिर ऐसी परिस्थितियां तीसरे चरण के दिन प्रधानमंत्री का ये कहना, जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति जिनको उनके करीबी होने का कहा जा रहा था, उन्होंने पासा कैसे पलट दिया, वो कैसे बदल गए, वो विपक्ष को इतनी मदद क्यों करने लग गए, जिनको राहुल गांधी लगातार निशाने पर लिए रहते हैं। प्रधानमंत्री भले कह रहे हो कि वो चुप है, लेकिन मेरे जानने में पिछले हफ्ते ही 2 जनसभाओं में राहुल गांधी ने इन उद्योगपतियों का जिक्र किया और कहा है कि आपके जंगल जो है मोदी जी फला उद्योगपति को दे देंगे, फला उद्योगपति। दूसरी बात, गंभीर बात यह है कि ये उद्योगपति कोई मामूली लोग नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक उद्योगपति का फायदा हुआ है। ये देश के एसेट हैं। अगर ये गड़बड़ाए तो आप समझिए देश में उथल पुथल मच जाएगी। आपको मालूम है कि जब अंबानी फैमिली में विवाद हुआ था तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करीबी लोगों से कहा था कि अगर इन भाइयों में बंटवारा ठीक से नहीं होगा तो देश के लिए बहुत मुश्किल हालात खड़े हो जाए। अब ये उद्योगपति से ऊपर उठ चुके हैं और देश में इतना वेल्थ और इतना जॉब क्रिएशन है इनका कि इनका लड़खड़ाना देश के लड़खड़ाने की तरह हो जाता है। और जब सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है कि ये देश के 2 बड़े उद्योगपति विपक्ष को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? काला धन दे रहे हैं, टेम्पो में भर के पैसा ले जा रहे हैं। आरोप तो उनके ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर हमेशा लगा कि उद्योगपतियों को। अभी तक मेरे देखने में राजनीतिक इतिहास विज्ञान का और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते रामनाथ गोयनका के अलावा किसी भी उद्योगपति ने खुले तौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाई हो, और वो अलग ही आदमी थे, अलग मिट्टी के बने आदमी थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि विपक्ष के जो आवाज थी उसको इतना जोरदार तरीके से अपने अखबार के जरिए उठाया और लड़ाई लड़ी, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। एक ही उद्योगपति, बाकी सारे उद्योगपति सत्ता के साथ गलबहियां करते ही आज तक दिखे हैं और सत्ता के साथ रहने में ही उनका फायदा भी है। आप देखिए जिन उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री ने नाम लिया, देश में कोई ऐसा प्रदेश है जहां इनका बिजनेस नहीं है, जहां इनका प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए व्यापारिक समूहों में ये समूह आते हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का यह कहना, अब बीजेपी के प्रवक्ता इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल, और वो हम देख भी रहे हैं, कल बेहद तसल्ली से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से बहुत ट्वीट्स आए हैं। मैं यहाँ पढ़कर भी सुना देती हूँ। कई मेरे पास ट्वीट है। जयराम रमेश का ट्वीट आया, अखिलेश यादव ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है।